नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर में रहे थे, जहां उन्होंने सीएम ने मेहंदीपुर के गोपाल मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारे में माथा भी टेका। सीएम ने इसके बाद सिख समुदाय के लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों के बीच अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपी में आए परिवर्तन और गिनाए। साथ ही उन्होंने विकास के साथ साथ सुशासन और संकल्प की भी बात कही और सीएम योगी ने कहा कि परिवर्तन के लिए प्रदेश में एक लंबी एक्सरसाइज चली है, प्रयास से सब कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि पहले गोरखपुर को हीन भावना से देखा जाता था, अब क्या बदलाव आया है। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने यूपी की पहचान खराब की, अब जाकर सुरक्षा का वातावरण मिला है, विकास हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि अब हर तबके का सम्मान हुआ। सीएम योगी ने डबल इंजन की सरकार को जरूरी बताया और कहा कि पिछली सरकार ने अपने लिए सोचा, दंगा और पलायन कराया। ये लोग अव्यवस्था का कारण थे। आज व्यापारी का पलायन रुका है और उन्होंने कहा कि हर मां बहन आज सुरक्षित है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद हमारे साथ है। दशकों से रही शहादत दिवस की मांग को माना गया और उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच आपका अपना आदमी हूं। हमारा संकल्प है कि सुशासन साथ विकास करेंगे और साथ ही लोगों से अपने मुखादिर का उपयोग जरूर करने की अपील की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा और बाद में भोजन किया और भोजन के बाद मतदान पर बात की। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। बसपा ने 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। बसपा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ख्वाजा शमसुद्दीन को उम्मीदवार घोषित किया है। ख्वाजा शमसुद्दीन गोरखपुर शहर सीट पर सीएम योगी को चुनौती देंगे और बसपा की इस लिस्ट में गोरखपुर के साथ साथ कुशीनगर, देवरिया, बलिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले की विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। बसपा ने संत कबीर नगर, महाराजगंज और बलिया जिले की सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। इस दौरान बसपा ने अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट से प्रतीक पांडे और टांडा सीट से शबाना खातून को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा ने गोरखपुर की कैंपियरगंज सीट से चंद्रप्रकाश निषाद, पिपराइज से दीपक अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण सीट से दारा सिंह निषाद को टिकट दिया है। पार्टी ने सहजनवा से अंजू सिंह, खजनी सुरक्षित सीट से विद्यासागर, चौरी चौरा से वीरेंद्र पांडे को उम्मीदवार बनाया। साथ ही बांसगांव से रामनयन आजाद और चिल्लूपार सीट से राजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में होंगे। गौरतलब है कि गोरखपुर और देवरिया और बलिया समेत जिन जिलों को 54 विधानसभा सीटों के लिए बसपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उन सीटों पर यूपी चुनाव के छठे चरण में मतदान होना है। इन सीटों के लिए 3 मार्च को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को मतगणना के बाद आएंगे। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में, जहां मुजफ्फरनगर में वो एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने बताया था जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए, लेकिन उस समय की सरकार और ये 2 लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपसे यही कहने के लिए आया हूं, जब यहां पर आपकी सुरक्षा की बात आई थी तो उस समय डॉक्टर संजीव बालियान, विक्रम सैनी, उमेश मलिक, सुरेश राणा, यही सब लोग कार्य कर रहे थे। उस समय यही लोग आपके हितों के लिए कार्य कर रहे थे, लड़ रहे थे। और जब आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया, तो पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा दंगाइयों को उनके बिलों में घुसेड़ने का कार्य भी हम लोगों ने किया है। पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी किया है।
बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया है। और हम लोगों ने तो कहा है, मैं फिर कहने के लिए आया हूं, जो लोग ये देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने बिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य भी कर देंगे। सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और हर अन्नदाता किसान का सम्मान भी रहेगा। विकास अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। आज तो सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय बन रहा है, मेरठ में भी स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं। पहले कर्फ्यू लगता था, अब हम लोग कावड़ यात्रा भी निकाल रहे हैं। कर्फ्यू के दिन समाप्त। भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई दंगा नहीं कर सकता और व्यापारियों को पलायन भी नहीं करा सकता है। जो बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसको गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगनी ही पड़ेगी। और यही कहने के लिए मैं आया हूं, मुजफ्फरनगर की गन्ने की मिठास ये बनी रहनी चाहिए। और गन्ने की मिठास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी। ये जिन्ना समर्थक ये गन्ने की मिठास नहीं ला सकते। ये गन्ने में कड़वाहट घोलने वाले लोग हैं, गरीबों के राशन को हड़पने वाले लोग हैं और गरीबों के मकान को, वृद्धजनों के पेंशन को, विधवा महिलाओं के पेंशन को, दिव्यांग जनों के पेंशन को और गरीब के अन्न को हड़पने वाले लोग हैं। और हड़प कर कहां रखते हैं? इत्र वाले मित्र के यहां रखते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, एक तरफ जनता और विकास के कार्य को एक हाथ से करेंगे और दूसरे हाथ से बुलडोजर भी चलाने का काम करेंगे। हमने भाइयों बहनों बुलडोजर में एक मशीन फिट की है, वो पहचान जाती है कि कौन दंगाई है और कौन अपराधी है, और वह घूम घूम करके जाता है किसने गरीब का हड़पा है और उसी के ऊपर चलता है। तो उसके यहां फिर दिखा, वो बताता भी है कि कौन से इत्र वाले मित्र हैं। जो समाजवादी नाम से सोच परिवारवाद, नाम समाजवाद और काम दंगावाद, ये लोग जब भी इनको अवसर मिलेगा भाइयों बहनों ये वही काम करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं, ये सुरक्षा भी भाजपा देगी, सम्मान भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है और समृद्धि की ओर भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ले जा रही है। और भाइयों बहनों आप सब इस बात को देखते हैं, अकेले मुजफ्फरनगर जनपद की मैं बात करूं, गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना, समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में कितने मकान मिले थे पूरे प्रदेश में? 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में मात्र 18,000 स्वीकृत हुए थे, मिला किसी को नहीं। और डबल इंजन की भाजपा की सरकार में अकेले मुजफ्फरनगर में 19,211 परिवारों को एक एक आवास मिला है।
उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोग थोड़ा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है? आप में तो सभी लोगों ने ले ली है। वैसे उत्तर प्रदेश में 100% लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, ये वैक्सीन उनके मुंह पर अब एक तमाचा है, तमाचा। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करूंगा, अगर 100% लोगों ने वैक्सीन ली है, विपक्ष ने दुष्प्रचार किया था कि भाजपा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, तो इस मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन ने लोगों की जान को बचाया है। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारने की आवश्यकता है वोट के माध्यम से, कि अगर मोदी वैक्सीन बचाएगी तो मोदी वैक्सीन के साथ ही खड़े भी होंगे। जो बचाएगा उसी के साथ तो खड़े होंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास भी होगा, सुरक्षा का कार्यक्रम भी चलेगा, विकास भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और बुलडोजर भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? ये जो स्कूल के नीचे जो लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग खड़े हैं, आप लोग सहमत हैं? विकास और बुलडोजर दोनों पसंद है ना? श्रीमती सपना कश्यप जी को चुनाव जिताएंगे भारी बहुमत से। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, कमल चुनाव चिन्ह के साथ संकल्पित होकर के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आइए। आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां उन्होंने एक बार फिर से एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सरकार ने बीते सालों में जो भी कुछ काम किया, जो योजनाएं चलाई, और खासतौर पर विपक्ष पर एक बार फिर से सीएम योगी निशाना साधते नजर आए और एक बार फिर से उन दंगों की उन्होंने याद दिलाई जो एक भाइयों की जोड़ी की वजह से, जहां पर संकेत दिया है कि जिस तरीके से उनका हाथ मिलाया गया था, उसके बाद जो दंगे हुए, उस पर सीधे तौर पर ना कहते हुए भी उन्होंने अखिलेश सरकार पर एक बार फिर से निशाना साध दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से, जहां आपको बता दें कि यूपी और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच अब मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर काम कर रहे हैं कि उनकी कोई काट नहीं है और ऐसा माहौल बना रहता है, ऐसा माहौल लग रहा है कि इस सरकार में दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलेगा नहीं। ऐसे में नागर ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि अभिभाषण में दलितों, कमजोरों, गरीबों और पिछड़ों के लिए बहुत चीजें हो सकती थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं मानता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, इसीलिए ये लोग इतने हावी हो गए हैं। जो चाहते हैं कर पाते हैं। उन्होंने देश में पिछले 70 साल से दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय होता रहा है, लेकिन अब जाकर लगता है कि ऐसा माहौल बना है कि पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलने वाला है, क्योंकि इसी सदन में आकर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इतने दलित मंत्री बने हैं और इतने पिछड़ों को मंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री की सोच देखकर गरीबों और कमजोरों के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। ऐसे में नागर ने जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उपराज्यपाल की सोच तो अच्छी है, लेकिन पिछले 70 साल से वहां के अधिकारियों की मानसिकता इतनी खराब है कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिल पा रहा। साथ ही उन्होंने समुदाय की बस्तियों को राजस्व गांव घोषित करने की भी मांग केंद्र से कर दी है। और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने के मामले में हापुड़ पुलिस का दावा है कि आरोपी सचिन और शुभम ने जान से मार देने की नीयत से गोली चलाई थी। एसपी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि आरोपियों ने पूछताछ में बयान दिया कि दोनों ने ओवैसी को जान से मारने के मकसद से गोली चलाई थी।
हालांकि भागते हुए गोली चलाने के चलते गोली कार के निचले हिस्से पर जा लगी। ओवैसी पर फायरिंग के मामले में पकड़े गए आरोपी सचिन का कबूलनामा भी सामने आ गया है। सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी से नजदीकी बनाई। उसके बाद सबसे पहले मेरठ और फिर किठौर की रैली में ओवैसी की हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के चलते वो उस दौरान सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने टोल प्लाजा पर हमला किया। सचिन ने बताया कि ओवैसी ने पहली गोली चलाते हुए ही देख लिया था, जिस कारण वो कार में अंदर नीचे छिप गया, इसलिए उन्होंने कार के नीचे गोली चलाई। सचिन ने यह भी बताया कि उन्हें लगा कि वो मर गया तो हम भाग गए। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ये खुलासा किया गया है कि सचिन ने मेरठ के रहने वाले आलिम नाम के शख्स से पिस्टल खरीदी थी। पुलिस का यह कहना है कि आलिम को इनके इरादे की जानकारी नहीं थी, ये क्यों पिस्टल ले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने उसी पिस्टल से असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की थी, जो कि आलिम से ली गई थी। पुलिस ने हथियार मुहैया कराने वाले को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें, इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद पर 6 साल पहले लगे यौन शोषण के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसी मामले में अब इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाने वाले जितेंद्र सिंह त्यागी समेत 8 लोगों के खिलाफ लखनऊ के सादतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक लड़की के पिता नौशाद अली ने जितेंद्र त्यागी के दबाव में आकर मौलाना कल्बे जव्वाद पर आरोप लगाए थे। लड़की ने जितेंद्र त्यागी समेत 8 लोगों पर अपनी छोटी बहन के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। महिला का यह आरोप था कि आरोपियों ने उसकी बहन का अश्लील वीडियो एडिट कर वायरल किया है। महिला ने पुलिस से अपनी छोटी बहन की सुरक्षा देने की भी अपील की थी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद पर 14 नवंबर 2016 को नौशाद अली नामक एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ यौन संबंध बनाने का और यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। सादतगंज के वजीरबाग में रहने वाले नौशाद अली ने तब ये कहा था कि 1.5 साल पहले धर्मगुरु मौलाना कल्बे ने उसकी नाबालिग बेटी का यौन शोषण किया था। नौशाद ने यह भी बताया कि अब उसकी बेटी बालिग हो गई है और वो इस कड़वे सच के साथ जी नहीं पा रही थी, लिहाजा उसने धर्मगुरु के खिलाफ मामला दर्ज करवाने का फैसला किया। नौशाद ने यह भी जानकारी दी और दावा किया कि मौलाना ने उसे पैसे देने की भी कोशिश की थी, साथ ही मुंह खोलने पर धमकी दी। नौशाद ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाई थी। इस दौरान मामला धर्मगुरु से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने इस पर फूंक फूंक कर कदम रखे थे। कोरोना की बात करेंगे तो यूपी में आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर कम होती दिखाई दे रही है। रोजाना नए मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, पर इसी बीच देश के ज्यादातर राज्य फिर से एक बार धीरे धीरे स्कूल और कॉलेज खोल रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। प्रदेश में 6 फरवरी के बाद स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज केंद्र की गाइडलाइंस के तहत खोले जाएंगे, जिसमें स्कूल परिसर को साफ रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना, फेस कवर करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पूरे स्टाफ और शिक्षकों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक 7 तारीख से स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें कोविड-19 का पूरे तरीके से पालन किया जाएगा। स्कूल 9वीं से 12वीं क्लास तक खोलेंगे और स्कूल खुलने को लेकर शासन की ओर से विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने के निर्देश होंगे। जानकारी के मुताबिक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में कोरोना नियंत्रण के बारे में बात की और बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। और उत्तर प्रदेश के चुनावी में अब तमंचावादी, दंगई, गर्मी चर्बी और इन सब के बाद अब बाहुबली और फिर बजरंगबली सामने आए हैं और अब पाकिस्तान भी इस मामले में सामने आता नजर आ रहा है। दरअसल गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थन में केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह प्रचार करने पहुंचे थे। एक कॉलेज कैंपस में बीजेपी की चिंतन सभा चल रही थी। सभा को संबोधित करने जब सांसद महोदय मंच पर पहुंचे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान से जोड़ने वाला नारा दे दिया। बृजभूषण शरण ने कहा कि याद रखना मेरे बंधुओं, जीतोगे आप, हारोगे आप, लेकिन समाजवादी पार्टी अगर जीत गई तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। सेहरा बंधेगा रामजान के सिर पर, और सेहरा किसकी
तिवारी या ठाकुर के सर पर नहीं बंधेगा। सेहरा अगर कहीं बंधेगा तो रामजान के सिर पर बंधेगा। जैसे कि सेहरा बंधेगा रामजन के सिर पर तो खुश होगा पाकिस्तान और हारेगा हिंदुस्तान। बीजेपी सांसद ने यूपी चुनाव प्रचार में पाकिस्तान की एंट्री कराकर अब समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है। तो वहीं बीजेपी छोड़ समाजवादियों के सहयोगी बने राजभर ने जवाब दिया। राजभर ने कहा कि बेरोजगारी पर बात नहीं करते, महंगाई पर बात नहीं करते, जुमलेबाजी करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सूबे की सबसे हॉट सीट कुंडा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव के एक ट्वीट ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। गुलशन ने ट्वीट कर राजो भैया और एमएलसी अध्यक्ष प्रताप सिंह के जान को खतरा बताया है। पूर्वांचल के प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा राजो भैया के नाम से जानी जाती है। अब तक राजो भैया को सपा का साथ मिलता रहा, लेकिन इस चुनाव में राजो भैया से सपा ने दूरी बना ली है और कभी राजो भैया के हमकदम रहे गुलशन यादव को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने भी राजो भैया को घेरने के लिए कुंडा से 2 बार चुनाव लड़ चुके शिव प्रकाश मिश्र सेनानी की पत्नी सिंधुजा को मैदान में उतार दिया है। राजा भैया को एक साथ दोहरी चुनौतियों का सामना यहां करना पड़ रहा है। प्रदेश के 18 सीटों पर जनसत्ता दल के प्रत्याशियों की बेहतर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी भी राजा भैया पर है। गुलशन का आरोप है कि फोन और नेट कॉलिंग के जरिए धमकी दी जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी सिंधुजा ने राजा भैया और गुलशन यादव को एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट बता दिया है। इस बाबत अब राजा भैया ने कहा कि हमें किसी का ट्वीट पढ़ने की फुर्सत नहीं। बहराइच में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वहां लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला बहराइच के थाना दरगाह क्षेत्र के गुलाम अलीपुर का बताया जा रहा है, जहां इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान में हौसला बंद चोरों ने दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान मालिक का कहना है कि वो जब सुबह नमाज पढ़ने उठे तो उन्होंने देखा कि ऊपर का दरवाजा खुला हुआ है। उन्होंने आकलन लगाया तो पता चला कि एलईडी तार और कई सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान गायब है। जब उन्होंने सीसीटीवी खंगाला तो चोर दुकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आए। उन्होंने कहा कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख का सामान पार कर लिया गया। हालांकि पुलिस को दुकानदार द्वारा तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सुबह जब नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं तो ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो चप्पल पड़ी हुई थी। उससे आभास हुआ कि कोई मामला है, तो नीचे जाके दुकान पे देखे तो सामान सब बिखरा पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद अंदर गए तो पता चला एलईडी और तार और कुछ पीछे सामान रखा हुआ था, वो सब गायब हो गया। तो वहीं जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली में पुलिस प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ धरने पर कांग्रेस प्रत्याशी जियारुर रहमान बैठे हुए हैं, जहां शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। धरने पर बैठने के बाद पुलिस ने गाड़ी छोड़ने का आश्वासन दिया है। कोतवाली शिकारपुर में धरने पर बैठा हूँ। मैं छतारी क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। मेरे पास फ़ोन आया एक ड्राइवर का, मैंने आज हायर की थी गाड़ी, जिसकी परमिशन मैंने आरोपियों अप्लाई की है कि वो पुलिस शिकारपुर पुलिस ने मेरी गाड़ी पकड़ ली। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं और गाड़ी को जो है पुलिस लाइन भेज दिया। जबकि डीएम अलीगढ़ का उसके पास गाड़ी की नोटिस है कि 8 तारीख को वहाँ से जाएगी। 8 तारीख तक वो मेरा प्रचार करती है। योगी सरकार के मंत्री अनिल शर्मा के इशारे पर मेरी गाड़ियों को जगह जगह पुलिस प्रशासन परेशान करता है। जो परमिशन की गाड़ियां हैं उनकी 1000 बार चेकिंग करता है, लेकिन चेकिंग करना उनका अधिकार है। मैं कभी नहीं बोला, मैंने कहा आप कितनी चाहे चेकिंग कर लीजिए, लेकिन आप टारगेट करके कांग्रेस के प्रत्याशी को आप दबाएंगे, आप उसकी गाड़ियों को इधर उधर भेजेंगे। कहीं पूरी आचार संहिता में नहीं लिखा है कि। और एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के बजरंग होटल के पास लूट की एक घटना सामने आई है। दरअसल 2 भाइयों ने पुलिस वाला बनकर एटा के प्रतिष्ठित वकील से 2 अंगूठी और एक अन्य व्यक्ति से चेन की लूट की। जानकारी के मुताबिक वकील रविंद्र सहाय घंटाघर बाजार से सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे कि तभी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। हम अभी थोड़ी देर पहले जो है सब्जी लेके और सामान लेके घर लौट रहे थे। बजरंग होटल के सामने जीटी रोड पे जो है पुलिस वाले बन के उन्होंने कहा कि आप जो है हेलमेट नहीं लगाए हैं और मास्क नहीं लगाए हैं, रोकिए आप, हम रोक रहे हैं आपको, रुके नहीं आप। तो रोके, फिर बोले कि हम लोग
चेकिंग कर रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी भी थी एक, तो हमने समझा कि शायद पुलिस के ही लोग होंगे। बोले कि कल लूट हुई थी और पुलिस के उसमें उन्होंने कहा कि आप जो है सोने की अंगूठी पहन के घूम रहे हैं, इसको जेब में रखिए। और उन्होंने लेके हमसे कागज़ में रख के हमारी जेब में रख दी। बोले आप जेब में रख लीजिए। 2 अंगूठी थी। उसके बाद क्या हुआ फिर? और उसके बाद घर आके हमने देखा तो पुड़िया में जो है। और इसी बीच एक दुखद खबर सामने आई है। एक बच्ची का शव कस्बा स्थित रामप्यारी नर्सिंग होम हॉस्पिटल के पीछे वाली एक बिल्डिंग के पास मिलने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक कस्बा आवागढ़ में गारमेंट्स व्यवसायी प्रवीण गुप्ता की 6 साल की बच्ची का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों का पता लगाने में जुटी है। आज शाम को आवागढ़ पुलिस को सूचना मिली है कि कस्बे से ही एक 5 साल की बच्ची गायब हो गई है और उसका शव मिला है। और मौके पे पुलिस आई है और प्रथम दृष्टया देखने से हत्या का प्रमाण प्रतीत हो रहा है। फिर भी इस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन की जा रही है और शीघ्र ही घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिले आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।